हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ द एटम। और यहाँ पे हम फिज़िक्स की क्लास 12 की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है क्लास 12 का। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में अभी हमने मॉडल्स को पढ़ा, उसके बाद अभी जो पिछला लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देखा था हमने। अब आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है ज़रूर जाके देखें प्लेलिस्ट में आप चैनल के, तब आगे बढ़िए तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। ये स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ठीक है, अभी हमने पिछले जो लेक्चर में v की वैल्यू हमने निकाली थी, और वो v की वैल्यू क्या थी हम सभी को पता है। v की वैल्यू जो आई थी वो आई थी Ze² अपॉन 2h n ये होगा n। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई थी। अब इसी v को अगर हम 12mv² की जगह पुट कर दें तो हमारी क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी, 12m, ये ब्रैकेट में हो जाएगा Ze² 2h n का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इनको हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12m, हमारे जो वैल्यू हो जाएगी आगे हो जाएगी यहाँ पे Z² e⁴ अपॉन 4h² ε0 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई किस तरीके से हुई। हमने स्क्वायर को ओपन किया, उसके बाद जब हमने इस 1/2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी 1/8 हो जाएगी ना वैल्यू। तो हमारा जो इक्वेशन निकाल के हमें स्क्वायर Z² e⁴ और ये 2 × 4 8 हो जाएगा 8h² ε0 का स्क्वायर n²। ठीक है, ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, n ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कांस्टेंट कौन कौन सी वैल्यू, m की वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे z हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होगा उस एटम का। e की वैल्यू पता है, सभी कांस्टेंट है, h की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ε0 वैल्यू की भी कांस्टेंट होगी। तो जब इन सारे कांस्टेंट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू आई वो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई वो आई 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। n की वैल्यू में फाइंड 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और z की वैल्यू एटॉमिक नंबर, और ये हमारी अगर इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मैंने इसको इसलिए बगल में लिखा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सा इक्वेशन में मिलने वाला है, इसी वजह से मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी के बगल में इसको सॉल्व करने की सोची। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r, और ये विथ साइन होती है Q की वैल्यू, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे पुट करते हैं वैल्यू, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई ε0। एक Q की वैल्यू हो जाएगी हमारा इलेक्ट्रॉन जो रहेगा -e, और एक जो हमारा बीच में प्रोटॉन रहने वाला यानी उसका Ze प्लस कैसे साइन हमने नहीं लिखा। और R की वैल्यू जो नीचे R की वैल्यू वो भी हमने इक्वेशन से सॉल्व की थी, उसकी जो वैल्यू निकल के आई थी आपको याद होगा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, n² h² ε0 पाई m Ze इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सभी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, कट पिट करेंगे, उसके बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी -m Z² e⁴ 4 n² h² ε0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आई। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रिक अपना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 के, तो यहाँ पे जब इसके आगे सॉल्व होगा हमारा जो वैल्यू आएगी -2m Z² e⁴ 8 n² h² ε0 के स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना किया है कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ नीचे 4 × 2 8 आ गई। ठीक है, वैल्यू समझ में आ रही है आपको। अब एक चीज़ आप अगर कंपेयर करिए, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी ये देखिए, ये वैल्यू ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, और ये हमारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। एक चीज़ आपको दिखा, सभी वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे 2 आ गया है -2, और यहाँ है सिंगल m है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है
वो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी पी, वो क्या है, वो है -2 टाइम्स ऑफ के ई। ठीक है, ये बड़ा सा इक्वेशन हमारा निकल के आ गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। यानी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता हो और उसमें -2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। ये एक रिलेशन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली आपको दिखाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टोटल एनर्जी की तरफ। जो नया टॉपिक है वो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमें पता है कि जो वैल्यू होती है टोटल एनर्जी की वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों एनर्जी का जब हम सम करते हैं तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, ये हमें पता है। इसी क्वेश्चन में हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल के रखा है पहले से। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमने निकाल के रखी है उसको पुट कर दें यहाँ पे, तो हमें पता है mz² e⁴ और नीचे जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 8h² ε0 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। फिर हम, क्योंकि हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आई थी वो निगेटिव आई थी विद साइन। ठीक है, तो जब निगेटिव आई थी तो यानी प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और सेम वैल्यू हमारी यहाँ पुट हो जाएगी 2mz² e⁴ अपॉन 8h² ε0 का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, जब हम इनका, क्योंकि हमारा नीचे देखिए डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर सेम होगा, यानी अगर 1 - 2 की तरीके से हम देखें तो माइनस ये वैल्यू जो आएगी माइनस में आ जाएगी ऊपर, तो आ जाएगा -mz² e⁴ अपॉन 8h² ε0 का स्क्वायर n स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी की। ठीक है, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू निगेटिव में आई, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है इलेक्ट्रॉन पे एक तरीके का लोन का काम कर रही है। अगर ये एनर्जी हम इसको निकाल लें, अगर एनर्जी हम ख़त्म कर दें, इसकी एनर्जी इतनी मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकती है। ठीक है, अभी हम आगे इस बातों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या टोटल एनर्जी का फ़र्क क्या पड़ता है आगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं। अभी इसको आपको सिर्फ इतना समझना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव में आई है वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े और उसको समझे। छोटा सा रिलेशन जो हमने वहाँ निकाल के रखा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू -2 के ही आया था ना, और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का भी 2 टाइम्स है। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आपको कई क्वेश्चन सीधे आपको खाली काइनेटिक एनर्जी दी रहा है, पोटेंशियल एनर्जी दी रहा है, तो आप किसी भी एनर्जी का कोई भी एनर्जी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हमें पता है इसमें कि ये सारी वैल्यू जो आई इसमें m की वैल्यू, z की वैल्यू पता नहीं चल सकती, e⁴ की वैल्यू पता है हमें, h² की वैल्यू पता है, ε0 की वैल्यू पता है, n की वैल्यू नहीं पता है। अब जब हमने इन सभी कॉन्स्टेंट को सॉल्व कर लिया आपस में तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई -13.6 × z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर हमें पता हो कि किसी एटॉमिक नंबर किसी का एटम का एटॉमिक नंबर पता हो, किस सेल में हमें पता करना है उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे तो हमें सॉल्व हो जाएगा कि -13.6 × z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीज़ें। और आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और बड़ी टॉपिक होगी उसको समझते हैं आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल्स की डायग्राम दरअसल रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है। जब उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम अगर अपना बना लें, एक ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट दरअसल ये जो हमारा पार्ट, कई पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर आपको डिस्कस करते हैं चीज़ों को। ये आपके एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं धीरे धीरे। क्या है कि ये जो हमारी ये सारी जो n की वैल्यू आने वाली है, सभी n की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और इन जितनी भी n की वैल्यू, चाहे वो n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी क्योंकि हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये भी चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि ये थर्ड एनर्जी लेवल है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 होने वाली है। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आगे चली जाएंगी, और कहीं ना कहीं एट द टाइम इनफाइनाइट n की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है ना। हमें पता नहीं कहाँ तक n की वैल्यू होगी, कितने ऑर्बिट्स बनेंगे, ठीक है, कितने क्वांटम नंबर बन सकते हैं। तो ये जो हमारे शो कर रही है, जो एक्सिस ये शो कर रही है क्वांटम नंबर, दिख रहा है ना आपको सही से।
और यहाँ पे हम उसकी एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की, और सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है। जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो हमारा आएगा एनर्जी लेवल, क्योंकि हम जानते हैं जो एनर्जी होती है उसी को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। इतनी एनर्जीज में हम डिवाइड होते हैं जो, ठीक है। यहाँ पे अब आपको सीधे सही से दिखेंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हाइड्रोजन को समझते हैं आगे किस तरीके से सॉल्व होगी। अच्छा, हमें ई की वैल्यू पता है ना, ई की वैल्यू क्या होती है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी तुरंत हमने पढ़ा है, तो पढ़ा था -13.6 इंटू Z²/n²। यहाँ पे बात हाइड्रोजन एटम की होती है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है ना, तो यानी Z² की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए अगर हम पहले E = 1 पे निकालें, E1 की वैल्यू निकालें तो -13.6, अब Z की वैल्यू तो 1 है, यानी नीचे भी 1 का स्क्वायर, यानी वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चीज़ों को समझ में आई आपकी एनर्जी का फॉर्मूला। और यहाँ n = 1 की जगह जो हमारा एनर्जी लेवल आएगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही जो हमने पढ़ा था अभी बोर के पॉस्टुलेट से। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट n की वैल्यू जो 1 थी, यहाँ पे k सेल जो था, k ऑर्बिट हमारा था, वहाँ पे -13.6 मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मैं वहाँ पे लिखी थी। मैंने मानने को आपसे बताया था आगे कि मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आती है वैल्यू, तो यहीं दरअसल निकल रही है वैल्यू। अच्छा, जब E की वैल्यू यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रख दें, E2 निकालें, तो यहाँ पे हो जाएगा -13.6 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि Z तो फिर यहाँ भी 1 ही रहने वाला है ना, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी n = 2 पे जो वैल्यू आएगी वो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, अब E2 की वैल्यू हम निकालते हैं, E3 की वैल्यू सॉरी, ये आएगी -13.6 और 3 का होल स्क्वायर यानी 9, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारी वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी जो हमारा n = 3 की वैल्यू होगी वहाँ पे होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n की वैल्यू 4 पे हम निकालें, अगर कहाँ तक आप निकालेंगे, हम कुछ 4 तक निकाल लेते हैं। ठीक है, e⁴ -13.6 और ये 4 का स्क्वायर यानी 16, और हमारी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ें मैंने निकाल के यहाँ पे रखी है, इनकी वैल्यू 4 पे हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी लेवल आपको साफ दिखना चाहिए। वहाँ पे तो मैंने सिर्फ वैल्यूज़ निकाल के रखी हैं, वैल्यूज़ आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि n = 1 पे क्या वैल्यू हो सकती है एनर्जी की, किसी ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो सकती है, यहाँ पे n = 2 पे क्या हो सकती है, n = 3 पे क्या हो सकती है, और n = 4 पे क्या हो सकती है। अच्छा, इनफाइनाइट पे क्या होगा, व्हेन n = इनफाइनाइट तब क्या होगी, तब भी वैल्यू निकालते हैं, समझते हैं ई इनफाइनाइट एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है। तो वहाँ पे हम रखते हैं -13.6 और ई की n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट का स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट वो 0 हो जाती है, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब n = इनफाइनाइट होगा तो वहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, n = इनफाइनाइट पे कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई भी एनर्जी नहीं होगी उस आइटम की। अच्छा, यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ें हमने समझी। अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि क्या यहाँ पे मसला था जो मैंने छोड़ा आपको, टोटल एनर्जी पे क्या लोन पड़ता है, क्या चीज़ें पड़ती हैं। अब यहाँ पे आपने क्लास 11 में आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मिनिमम एनर्जी हम देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए, मतलब अपने एटम से बाहर आ जाए। तो वो मिनिमम एनर्जी क्या होती थी, यही जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -3.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यही मिनिमम एनर्जी हमें को प्रोवाइड करनी पड़ती थी इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो अपने बाहर आ सके, अपने न्यूक्लियस से बाहर आ जाए, अपने ऑर्बिटल से बाहर आ जाए। हम बाहर निकालते थे किसी एटम को, किसी इलेक्ट्रॉन को सॉरी, तो यही मिनिमम एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती, क्योंकि ये सब निगेटिव यानी इनके लोन रहता था। जब यही एनर्जी हम इनको प्रोवाइड कर देते थे तो ये प्लस हमारी कोई एनर्जी हम देते हैं तो प्लस में होती है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाते थे, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाते थे। तो ये हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे। तो यानी जब n की वैल्यू इनफाइनाइट है हमारी, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे आउटर जितनी भी दूर रहेगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, उसको निकालना आसान होगा। यानी इनफाइनाइट पे क्या होगा कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई एनर्जी ही नहीं है उसके पास, तो उसको आप आसानी से निकाल लोगे। तो जितनी दूर देखी चीज़ें जा रही हैं उतनी वैल्यूज क्या हो रही हैं, उतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देनी पड़ रही है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं यहाँ पे क्या मतलब था कहने का। इसीलिए यहाँ पे n = 1 पे यहाँ पे चीज़ें और बिल्कुल टाइटली न्यूक्लियस से जुड़ी रहती हैं, इसलिए यहाँ पे निकालना मुश्किल होता है। जहाँ n की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, तो जितनी चीज़ें इनफाइनाइट पे क्या होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है,
वहाँ पे आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम में सिर्फ इतना था कि डायग्राम को शो करना था, आपको बताना था कि कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकल सकती है एट इनफाइनाइट तक। ठीक है, आगे चलते हैं, स्पेक्ट्रम समझते हैं, उसमें डेरिवेशन है उसको भी समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है इसको समझते हैं। स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है, जब हम ये मानते हैं, अभी हमको क्या समझना है इस टॉपिक से, हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, समझाने के लिए सिर्फ है कि मान लेते हैं हमारे पास 3 लेवल है, ठीक है, 3 एनर्जी लेवल है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब थोड़े ऊपर लेवल पे n = 3 पे है, मान लेते हैं कहीं पे भी n = 3 पे है, और ये n = 2 है। आपको पता है कि ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। हम ये होता है ऐसा दरअसल कि जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो ये क्या करता है, इमिट्स द रेडिएशन, अपनी रेडिएशन फॉर्म इमिट्स करता है, मतलब अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने हायर लेवल से, मतलब फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, अभी इसके बारे में डिस्कशन होगी किस तरीके से रेज निकलते हैं। ठीक है, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी फिलहाल हम स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि स्पेक्ट्रम जो निकलती है, हमें पता है कि 5 तरीके की सीरीज, 5 स्पेक्ट्रम की सीरीज निकलती हैं। अभी इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज छोटी छोटी जो बातें हैं उनको क्लियर करना है। 5 स्पेक्ट्रम की सीरीज निकलती है, वो किस तरह से निकलती है पहले आप समझिए। स्पेक्ट्रम बनती कैसे, यही इस तरीके से बनती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो क्या होता है, रेडिएशन निकलती है। वही रेडिएशन एक तरीके की सीरीज बनाती है। रेडिएशन कई सारे रेडिएशन एक वेवलेंथ, एक रेडिएशन कई एक सीरीज बना लेती है, कई सारी रेडिएशन निकलती है ना, तो एक सीरीज बनाती है। उन्हीं रेडिएशन के सीरीज को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन में ऐसा काम होता है तो हाइड्रोजन में 5 स्पेक्ट्रम की सीरीज बनती है। उनका नाम क्या क्या, पहले नाम लिख लेते हैं। लाइमन सीरीज, ठीक है, आगे बार्मर है, बार्मर सीरीज, उसके बाद हमारा है पास्टन सीरीज। ये सभी लाइन से बनी, इसको हम समझेंगे आराम से, ऐसा नहीं कि मैं समझाऊंगा नहीं, पहले हम लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रैकेट सीरीज, इसको आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं, नाम तो कई सारे हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा बचता है, इसको हम फंड बोलते हैं, लेकिन पी साइलेंट होता है यहाँ पे, इसलिए पी फंड सीरीज, लेकिन फंड बोला जाता है इसको, फंड सीरीज। ये 5 टाइप की सीरीज हमारी बनती हैं, 5 स्पेक्ट्रम की सीरीज हमारी फॉर्म होती हैं जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, जब एक रेडिएशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन एक बड़ा सा है, बड़ा नहीं छोटा सा ही है, उसमें हम समझेंगे कि क्या वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं कि जब रेडिएशन इमिट करती है स्पेक्ट्रम का, अगर हमें पता करना हो कि वो रेडिएशन जो सीरीज निकल रही है उसका वेवलेंथ क्या होगा, उनका फॉर्मूला निकालने का एक थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको समझते हैं आगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। जो डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पे आपको डेरिवेशन मिलने वाला है। इस डेरिवेशन को समझें अगर, तो पहले हम ये चीज़ मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो इनिशियल स्टेज होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक इनिशियल स्टेज होगी, एक इनिशियल स्टेज होगी, ठीक है, और एक फाइनल स्टेज होगी। 2 स्टेज हमारी होगी। इनिशियल स्टेज कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल पे होगा ना, और फाइनल क्या होगा, जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तभी तो हमारी स्पेक्ट्रम फॉर्म होगी, तभी रेडिएशन निकलेगा। तो यानी इनिशियल स्टेज हमारी हायर एनर्जी पे होगी, हायर एनर्जी लेवल पे होगी, फाइनल क्या होगा, जब वो लोअर पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हम माने एनर्जी एट EI मतलब कि इनिशियल में, इनिशियल एनर्जी क्या थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि इनिशियल एनर्जी क्या होगी। अभी इनिशियल एनर्जी को निकालते हैं, लेकिन अब पहले फिर EF होगी, यानी फाइनल एनर्जी, फाइनल इनिशियल एनर्जी। तो क्या होगी वो भी, यानी फाइनल एनर्जी। 2 तरीके की एनर्जी होगी ना, फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोअर एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 2 तरीके की एनर्जी होगी। जब वो हायर एनर्जी पे होगा, हायर एनर्जी लेवल पे होगा तो हायर एनर्जी होगी उसकी, फिर लोअर एनर्जी लेवल पे जब आ जाएगा तो उसकी
फाइनल एनर्जी हो जाएगी ठीक है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा अपने डेरिवेशन की तरफ अगर बढ़ें तो हमें पता है, क्या पता है कि जो ई आई माइनस ई एफ होगा वो एच न्यू के इक्वल होगा। अच्छा, इस बड़े से इक्वेशन को मैंने जो लिख दिया यहाँ पे, इसको समझाता भी हूँ। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो एनर्जी रही होगी इनिशियल पे और जो फाइनल पे, इनका जो डिफरेंस आया होगा, मतलब एनर्जी का डिफरेंस तो आया होगा ना, कि जो इतने एनर्जी से आया होगा फिर वो उतनी एनर्जी, यही एनर्जी तो लॉस होती है। जो एनर्जी हमारी इनिशियल पे रहती है, फाइनल पे आने के लिए हमें एनर्जी को लॉस करना पड़ता है ना, तो वो जो लॉस करना पड़ता है ये एच न्यू के इक्वल होगी ना, यही तो रेडिएशन हमारी होगी, यही तो इमिट होगी, यही जो डिफरेंस आएगा वही तो रेडिएशन में चेंज होगा। तो एच न्यू क्या है, ये एनर्जी की वैल्यू एच एफ के इक्वल है, ठीक है। आप इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी एच न्यू के इक्वल है, जो रेडिएशन का हमारा इक्वेशन फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जो हम जानते हैं। तो जब हमारे रेडिएशन निकलना तो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो एच न्यू के इक्वल होगी। ई आई की वैल्यू क्या होगी, ई आई की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं कि माइनस ई नॉट एन आई का स्क्वायर। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन की जो वैल्यू, जो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम का डेरिवेशन कर रहे हैं ना हाइड्रोजन एटम पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जेड की वैल्यू तो 1 ही हो जाती है, और एन की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आई एन आई है, तो एन आई का स्क्वायर और फिर माइनस ई नॉट का स्क्वायर एन एफ का स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, माइनस में दोनों वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे दोनों चीज़ें ई नॉट सेम इस वजह से, क्योंकि हम जानते हैं -13.6 इसकी भी वैल्यू होती है, -13.6 ये कांस्टेंट एनर्जी की जो वैल्यू होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसलिए ई नॉट की जो वैल्यू वो सेम होती है जो एनर्जी का वैल्यू होती है, ठीक है। अब आगे बढ़े अपने डेरिवेशन की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट एन आई का स्क्वायर प्लस ई नॉट एन एफ का स्क्वायर फाइनल, यानी अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें। फिर अब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा ई नॉट एन एफ का स्क्वायर माइनस ई नॉट एन आई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम एनर्जी ई नॉट कॉमन ले ले तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ई नॉट 1/n एफ का स्क्वायर माइनस 1/n आई का स्क्वायर। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। एन एफ क्या है, एन एफ है हमारा लोअर एनर्जी लेवल और ये हमारा हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। चीज़ों को आपको समझना होगा, इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली, टोटल एनर्जी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, यही होती है एम ई के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, यानी ई की वैल्यू हमने, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है, और 1 एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 एन आई का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और ये वैल्यू किसके किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल है ना, यहाँ पे चीज़ तो आपको पता ही है, एच न्यू के इक्वल है ये सब सभी वैल्यू, क्योंकि इसी इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन हमारा पहला वाला था ई आई माइनस ई एफ, यानी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, और वो एच न्यू के इक्वल हो, क्योंकि वही एनर्जी हमारी लॉस हो रही थी जब वो लोअर हायर से लोअर की तरफ आ रहा था, वही रेडिएशन एच न्यू के एक फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इस एच को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी एम ई के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच के पावर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/n एफ का स्क्वायर माइनस 1/n आई का स्क्वायर, ठीक है। चीज़ों को समझना होगा, और यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी बच जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। v इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, c/λ होता है ना, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, यानी यहाँ से वेवलेंथ हमें निकल जाएगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम लिखेंगे c/λ इज इक्वल टू, यहाँ पे तो c को क्या करते हैं हम इधर ले आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ ऊपर हमारा बच जाएगा 1/λ इज इक्वल टू एम ई के पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, यहाँ पे तो h का क्यूब पहले से ही है, ठीक है, और यहाँ पे ये c जुड़ जाएगा हमारा आके c, और ये वैल्यू हमारी पूरी ये हो जाएगी एन एफ का स्क्वायर माइनस 1/n आई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये सभी के सभी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट आपको दिख रही है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पता कर सकते हैं, एच की प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सभी। तो इन सभी को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई कुछ
ये जो वैल्यू निकल के आती है हमारी कांस्टेंट को, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे निकल के, वो आई 1.097 इंटू 10⁻⁷ और फिर ये जो हमारी वैल्यू थी वो ऐसे एज इट इज NF का स्क्वायर माइनस 1 NI का स्क्वायर। ठीक है, इस कांस्टेंट को एक नाम R को हम इस कांस्टेंट को R के से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू होती है R और 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। ठीक है, इस R को हम कहते हैं रेडरबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्लियर आपको दिखे, रेडरबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये वैल्यू मीटर में होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो हमारा इक्वेशन में निकल के आया है, ये हमारा फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? जब हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो हम ये इक्वेशन को सॉल्व करके किसी का भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल एनर्जी लेवल होगा, जो फाइनल एनर्जी लेवल होगा यानी 1 2 3 कुछ भी हो, यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे जिस लेवल से वो आया होगा, यहाँ पे इनिशियल की वैल्यू रखेंगे और फिर वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ों को निकालेंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने तरीके की सीरीज बनती है और कैसे बनती है, फिर वहाँ पे इस इक्वेशन को रखेंगे। वहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा लगा होगा, चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, लेकिन फिर भी इजी वे में समझाया गया और आगे जो स्पेक्ट्रम की सीरीज है उसको आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आगे समझते हैं जो हमारी सारी सीरीज बनती है। चलिए, हमारा लास्ट टॉपिक है सीरीज हमने यहाँ पे लिख के रखा है, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जितनी सीरीज बनती हैं लाइमन पार्सन बामर जो भी हमें पढ़ना है चीज़ों को, वो समझते हैं किस तरीके से सीरीज हमारी बनती है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। हमने अभी इतना पढ़ा है कि जब हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है, इन चीज़ों को समझना होगा, हायर एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है तब वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी इमिट करता है। क्या आप कह सकते हैं रेडिएशन होती है या फिर इमिटेशन, जो भी आप कह सकते हैं, इमिट करता है अपनी एनर्जी को। ठीक है, वो डिफरेंस दिखाता है, इमिटेशन होती है। ठीक है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल, तभी स्पेक्ट्रम भी बनती है। पांचों स्पेक्ट्रम किस तरह से बनती है इसका मतलब है, अच्छा पहले हम पढ़ते हैं बामर से, हमारी जो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, वो कब बनती है? ठीक है, वो कब बनती है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो लोअर एनर्जी लेवल होता है वो 1 होता है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 2, यानी मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी एनर्जी की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारा क्वांटम नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट, यानी ये जो हायर एनर्जी लेवल है ना, और ये तो लोअर एनर्जी लेवल है, यानी जब ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ जाए, यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी आ जाए, और जो उसका लोअर एनर्जी होगी वो 1 होगी, मतलब फर्स्ट सेल अपने फर्स्ट लाइन में आ जाए, फर्स्ट सीरीज में आ जाए, n इज इक्वल टू 1 पे जब आता है तो क्या होता है? ये सीरीज जो बनती है वो लाइमन सीरीज बनती है। और ऐसा नहीं है n इज इक्वल टू 2, जब यहाँ 3 से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 पे आता हो, चाहे वो 4 से आता हो, चाहे वो 5 से आता हो, 1 पे आता हो, मतलब उसका जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 1 हो, मतलब वो फर्स्ट पे आ जाए, तो वो कहीं से भी आए, चाहे 5 से आए, 5th लेवल से आए, 6th एनर्जी लेवल से आए, वो कहीं से भी आ सकता है। तो ऐसी सीरीज जो हमारी बनती है वो लाइमन बनती है। कब? अब इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को लिख कर चले जाएं। कब हमारी लाइमन सीरीज कब बनती है? when electron moves to first energy level। ठीक है, वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे मूव करता है, मतलब वो कहीं से भी, वो n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बस उसका काम क्या है, जितनी भी हायर हो, लेकिन उसका जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो 1 ही होगा, यानी फर्स्ट पे आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगी। ठीक है, उसका जो ग्राउंड स्टेट, ऐसी सीरीज जो हमारी बनती है वो लाइमन सीरीज बनती है। ऐसे सेम कंडीशन क्या होती है जब n की वैल्यू 2, यानी उसके लिए ग्राउंड स्टेट 2 हो जाए। मान लेते हैं कि ये जो n की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन 2 पे आ जाए, 1 पे ना जाए, 2 पे आ जाए, सेकंड एनर्जी लेवल पे आ जाए। ऐसी कंडीशन जब इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड एनर्जी लेवल पे आता है, मतलब उसके लिए हायर एनर्जी लेवल 3 हो जाए और लोअर एनर्जी लेवल 2 हो जाए, यानी वो सेकंड एनर्जी लेवल पे आता है, तो हमारी जो सीरीज बनती है वो क्या बनती है? उसका नाम हमने दिया है बामर सीरीज। अब ये 4 पे से भी आ सकता है, 2 पे, 5 पे भी आ सकता है 2 से, मतलब इसे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 6 से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है।
उसका जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो 2 होगा, यानी सेकंड एनर्जी लेवल जो होगा वही उसका लोअर होगा। तो ऐसी सीरीज में जो हमारी सीरीज बनती है उसको हमने नाम दिया है बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर सीरीज। चीजों को समझ में आ रही धीरे धीरे। कब बाल्मर सीरीज कब बनेगी हमारी? जब NF की वैल्यू, क्योंकि फाइनल जो क्वांटम नंबर होगा वो क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। NF की वैल्यू 2 हो जाए और Ni की जो वैल्यू हो वो 3 से ऊपर हो ही सकती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल पे आ जाए। इसी तरीके से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे आ जाता है, यानी वो N4 से N3 पे आ जाए, फिर कोई N5 से 3 पे आ जाए, कहीं से कहीं आगे चला जाए, उस पर नहीं कंडीशन है कि वो कहाँ से आ रहा है, बस उसका जो लोअर एनर्जी लेवल वो डिफाइन करता है कि कौन सी सीरीज बन रही है। यहाँ पे इसका जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल है वो 3 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं 5 से 6 से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है n=3 पे। यहाँ पे जो हमारी सीरीज बनती है उसका नाम हमने दिया है पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज ये कब बनेगी? जब NF की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, यानी फाइनल जो हमारा क्वांटम नंबर होगा वो 3rd होगा, यानी उसकी लोएस्ट एनर्जी लेवल वो 3 होने वाली है। वो कहीं से भी आ सकता है, उसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है, 4 इनफाइनाइट कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर n=3 पे आता है, यानी थर्ड एनर्जी लेवल पे आता है, तो जो सीरीज हमारी बनती है रेडिएशन स्पेक्ट्रम की वो पार्शियल सीरीज बनती है। इस तरीके से n जब 4 पे आ जाता है, N5 से 4 पे, N6 से 4 पे, N7 से 4 पे, तो जो हमारी सीरीज बनती है वो बनती है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज हमारी बनती है। चीज़ों को समझना होगा, बहुत आराम से आप चीज़ों को समझिए। यहाँ पर जो सारा खेल है वो जो हमारी लोअर एनर्जी लेवल है वही डिफाइन कर रही है। जब n की वैल्यू 4 हो तो कोई और सीरीज बनती है, वो कहीं से भी आ सकता है, उसका हायर एनर्जी लेवल डिफाइन नहीं है, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल वो डिफाइन है। यहाँ पे n=4 पे जो सीरीज बनेगी वो ब्रैकेट बनेगी। और जो लास्ट हमारी सीरीज बनती है वो कब बनती है? जो हमारा जो लास्ट लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है? 5 होता है। तो जब n6 से मान लेते हैं कि 5 पे आ रहा है, 7 से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, 5 पे आ रहा हो, तो जो हमारी सीरीज बनती है वो पी फंड सीरीज बनती है, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चीज़ों का सिर्फ इतना सा खेल है कि जो हमारी लोअर एनर्जी लेवल हो वही सिर्फ डिफाइन होती है, वो कहीं से वो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बस जो लोअर एनर्जी लेवल हो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, सेकंड एनर्जी लेवल होगा, थर्ड एनर्जी लेवल होगा, वो उस तरीके से डिफाइन करती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जब फर्स्ट एनर्जी लेवल होगी, ठीक है, जब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगा तो उसका बनेगी जो हमारी सीरीज वो लाइमन बनेगी, ठीक है। जब सेकंड होगी n की वैल्यू तो हमारी बार्मर बनेगी। जब हमारी n की वैल्यू 3 होगी तो पास्टन बनेगी। मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल की बात हो रही है, हायर नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैं बार बार NF लिख दे रहा हूँ, NF फाइनल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। तो और n की वैल्यू जो 4 होगी, यहाँ पे चीज़ों को क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए। n=4 होगी तो हमारी क्या बनने वाली है? ब्रैकेट बनेगी, यहाँ पे पी फंड बनेगी, सभी n यहाँ पे 4 हो रहा है, n=5 हो रहा है, यहाँ पे NF की वैल्यू जो हो रही है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे NF की वैल्यू 3 हो रही है, तो कई सीरीज बन रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं अपना वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में बैठाइए और मैं भी थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्टकट में लिखूंगा, फिर आपको थोड़ा सा और समझ में आएगी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, अपना डेरिवेशन का थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, तब आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, लेट्स रिवाइज, और रिवीजन में समझते हैं कौन कौन सीरीज कैसी बनती है, ठीक है। एक बार धीरे धीरे समझते हैं। लाइमन सीरीज जो हमारी बनती है, आराम से आप अगर भूल भी गए हो फिर भी आपको समझ में भी आ सकता है। लाइमन सीरीज में क्या होती है? जो NF की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। और जो Ni की वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 होती है, कुछ भी, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चीज़ों को समझना होगा, यानी जो फाइनल जहाँ पे आएगा वो इलेक्ट्रॉन जो उसका लोअर एनर्जी लेवल है वो 1 ही होगा, उसमें आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन वो कहाँ से आ सकता है? वो सेकंड एनर्जी लेवल से आ सकता है, थर्ड एनर्जी लेवल से आ सकता है, फोर्थ एनर्जी लेवल से आ सकता है, फिफ्थ एनर्जी, सिक्स्थ एनर्जी, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तब जो सीरीज बनती है हमारी लाइमन सीरीज बनती है। इस पे अगर हम कहें आपसे कि यहाँ पे आप बताइए सबसे, यहाँ पे जो वेवलेंथ का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनने वाला लाइमन सीरीज पे, वो क्या बनेगा? अगर हम निकालें यहाँ पे
तो हमें पता है ना v इज इक्वल टू 1/λ होता है, यानी v यहाँ पे क्या है, v वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, v क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालना हूँ तो वी आर, अभी हमने पिछले निकाला है ना, 1/nf क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही होने वाला है, 1 के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता जो लोअर एनर्जी लेवल है, यानी यहाँ पे 1 ही हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या, ni की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डॉट डॉट कुछ भी, इनफाइनाइट, कुछ नहीं पता हमें कहाँ तक हो सकती है। ठीक, इसलिए हो सकती है क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 पे है, 1 पे खुद तो आ नहीं सकता, वो तो वहीं होगा, यानी वो कहीं दूसरे लेवल से आएगा, वो हायर एनर्जी लेवल से आएगा। चीज़ों को समझ रहे हैं आप धीरे धीरे। अब मैं आपसे कह दूँ ऐसा कैसे, अगर हमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना हो फॉर लाइमन, अभी लाइमन सीरीज की बात चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइमन सीरीज के लिए जब हम बिल्कुल अपनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनाएंगे, अब हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू में रखनी पड़ेगी ni की, और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 ही हो सकती है, उससे छोटी तो हो नहीं सकती, 1 तो रख नहीं सकते। तो यहाँ पे हम वैल्यू जब रखेंगे लैम्डा मैक्स की, ठीक है, तो ये हो जाएगा r 1/λ मैक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, 1/λ मैक्स क्लियर कर दूँ, 1 है, 1/λ मैक्स, r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3r का 4। तो यहाँ पे जब हम पलट देंगे चीज़ों को तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4/3r, r की वैल्यू में पता है, आगे लिख देंगे 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1215 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आएगी, यहाँ पे वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं, आपको समझना होगा। और फिर यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात पूछ ले, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, यहाँ पे मैं आपसे पूछ लूँ लाइमन सीरीज, यहाँ पहले लाइमन सीरीज चल रही है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, अच्छा शॉर्टेस्ट कब हो सकती है, जब ni की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे चीज़ों को ये समझना होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें शॉर्टेस्ट चाहिए तो सबसे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी इसको सॉल्व करें, सबसे छोटी वैल्यू आएगी, यानी हमें ni की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, चीज़ों को समझ में आया, इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी ना, जब इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, 1 ये नहीं चेंज होने वाला, nf कभी नहीं चेंज होगा, लाइक किसी एक पार्टिकुलर सीरीज के लिए, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1/∞, हमें पता है 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, और 1/1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r, और यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए जो लैम्डा मिनिमम होगा वो 1/r होगा, ठीक है, और r की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, इसको पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। यानी अगर हमें इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n इज इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, सबसे छोटी वैल्यू वही हो सकती है, और शॉर्टेस्ट चाहिए तो इनफाइनाइट, हर जगह शॉर्टेस्ट के लिए तो इनफाइनाइट ही लगने वाली है। आगे चलते हैं दूसरी सीरीज की तरफ, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज की तरफ। सेकेंड सीरीज जो हमारी थी वो बाल्मर सीरीज थी, अभी हमने पढ़ा है, और बाल्मर सीरीज की क्या होती थी चीज़ें, कि जो NF की वैल्यू होती थी वो 2 होती थी, यानी उससे नीचे नहीं आ सकता, NF की जो वैल्यू वो 2 पे, यानी सेकंड एनर्जी लेवल पे आ रहा है, उसकी जो लोअर एनर्जी लेवल वो 2 है, और जो NI की वैल्यू है वो 2 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। हमेशा आप जान लीजिए जो NF की वैल्यू होगी उससे ज़्यादा ही NI हो सकता है, 3 ही हो सकता है, ठीक है, 2 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी का वो क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे NF की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये सेम रहने वाली है, और 1/ni का स्क्वायर, और ni की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6, 2 से बड़ी होगी हमेशा। NF की जो NF की वैल्यू होगी वो छोटी ही होगी ni से, कभी उस बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मुझे चाहिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, n की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो रही है, लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है तो 3 हो सकती है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर माइनस ni की वैल्यू 3 होगी तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 1/λ मैक्स, यही तो होगी वैल्यू। चीज़ आप समझ रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को, इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसको समझने जैसा।
यहाँ पे हो जाएगा 5r/36 इज इक्वल टू 1/λ मैक्स। अब जब लैम्डा की वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो होगी 36/5r। फिर इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, वो जो भी है वो लॉन्गेस्ट होगी, 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगी। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लैम्डा मैक्सिमम पे, सब मैक्सिमम वेवलेंथ जो हमारी आएगी फॉर बार्नर सीरीज। ठीक है, फिर से शॉर्टेस्ट के लिए क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट के लिए फिर से हम जो एन आई की वैल्यू होगी वो लैम्डा इनफाइनाइट रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/λ मिनिमम आर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर 4 होगा ना, और ये 1/λ। तो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो 1/λ इज इक्वल टू r/4 और लैम्डा इज इक्वल टू 4/r। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। और अपनी चीज़ों को दो और सीरीज को समझते हैं। पार्शियल सीरीज में क्या होता है, जो लोअर एनर्जी लेवल होता है 3 होता है, उससे ऊपर आप एन आई की वैल्यू रख सकते हैं। जो हायर एनर्जी लेवल 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी 3 नहीं रख सकते। और उसके बाद ब्रैकेट सीरीज आती है, एन एफ की वैल्यू आप 4 रख सकते हैं। उसके बाद एन आई की जो वैल्यू 5, 6, 7 से लेकर इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। इसमें आप शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट आप निकाल सकते हैं। इस तरह मैंने पिछले 2 का निकाला है, वहाँ पे निकाल के दिखाया, आप निकाल सकते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क भी एक तरीके से हो सकता है, आप निकालिए और कोशिश करिए क्या आती है। और लास्ट जो हमारा है फंड सीरीज होता है, पी फंड सीरीज। मैं तीनों का जानबूझ के नहीं निकाला, अगर आपको नहीं निकालने आ रहा तो आप कमेंट करिए, लेकिन कुछ आपके लिए भी काम होना चाहिए। मैंने दोनों का निकाल के रखा है आपके लिए। यहाँ पे एन एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 होगी, और उसके बाद एन आई की जो वैल्यू होगी वो 6, 7, 8 से लेके कुछ भी इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, एक बार मैं बता दूं आपको तरीका, शॉर्टेस्ट एक बार फिर से रिवाइज करूं। लॉन्गेस्ट के लिए आप क्या रख सकते हैं, आप एन आई की वैल्यू 4 रख दीजिएगा, आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा जो मैंने किया है। और जब शॉर्टेस्ट रखना होगा तो आप इनफाइनाइट रख दीजिएगा वैल्यू सबसे ज़्यादा, और इस तरह सब आप सब पे रख देंगे तो आपकी सारी सीरीज निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है एटम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, जो कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, उस पर भी आपको क्वेश्चंस लगाएंगे जो अगला लेक्चर आएगा। और तब तक मैं समझता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आएगा। कुछ भी आपको लगा हो कि आपकी चीज़ें छूटी हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आओ, कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा खत्म करूँगा। और मैंने कहा था कि 3 से 4 लेक्चर खत्म हो जाएंगे, और चौथा लेक्चर न्यूमेरिकल्स का होगा। मैं न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, ऐसा नहीं लगेगा नहीं, फिजिक्स में ज़रूरी है। और मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चंस के साथ। तब तक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़।